आइए लेट स्टार्ट नाउ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कशन किया था उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ ऑलरेडी क्लास ग्रुप पे शेयर किया हुआ है। आज हमारे पास तारीख है और हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, 12th है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है और हमारे पास है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और ये है हमारी क्लास नंबर 2। डन, ठीक है जी। चलिए, पिछली क्लास में जो आपको बताया था मैंने डॉक्यूमेंट, पिछली क्लास में जो पहला वाला क्वेश्चन था उसको तो हमने डिस्कशन कर ही लिया था आप लोगों के साथ। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था उसका डिस्कशन है आपके साथ स्क्रीन पे फटाफट से शेयर करते हैं एंड विल डिस्कस दैट पार्ट। सबसे पहले वो क्वेश्चन जो पिछली क्लास में दिया था आप लोगों को, और एक छोटा सा पार्ट है जिसे मुझे आज भी समझाना है। थोड़ा सा स्क्रीन को, हाँ जी, दिख रहा है स्क्रीन पर आपकी सारा। परचेज ऑफ मशीनरी देखिए, मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। परचेज ऑफ मशीनरी जो होता है भाई, इन्वेस्टिंग का क्या होता है, आउटफ्लो होता है। क्लियर है जी। नंबर 2, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स का मतलब ये हुआ कि हमने शेयर इशू करे, हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है क्योंकि इससे हमारा इक्विटी का प्रोपोर्शन बदल गया, फाइनेंसिंग का इनफ्लो। अंडर राइटिंग कमीशन पेड, जब हम शेयर इशू करते हैं तो हमें अंडर राइटिंग कमीशन पे करना पड़ता है, फाइनेंसिंग आउटफ्लो, सी सी बात है। रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, सीधे से क्या आपके लिए इन्वेस्टिंग हो गया, इनफ्लो हो गया। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड, ऑपरेटिंग का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। नंबर 6, रेंट कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ऑपरेटिंग का इनफ्लो हुआ। ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड, ऑपरेटिंग का इनफ्लो हुआ। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो हुआ। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फाइनेंसिंग का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग का क्या हुआ, इनफ्लो हुआ। थोड़ा और आगे चलते हैं। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये क्या हुआ हमारा, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो हुआ, है ना। हम इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, पैसा आ जाएगा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये क्या हुआ, इन्वेस्टिंग नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हुआ। याद है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। ये जो आपको शीट दी गई ना, इसके शुरू से दोबारा से पढ़ना, क्योंकि इसमें क्या करा मैंने, जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है ना उसको एज इट इज डालने की कोशिश करिए। अब अगर आप देखेंगे, मैं शुरू में दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ कैश क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स आर एक्सक्लूडेड जो होता है, कैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर डाले जाते हैं। मतलब ये जो जितनी भी चीजें थी इसके अंदर खूब थोड़े एग्जांपल्स और ऐड करें। शुरू का फर्स्ट पेज जो है उसके अंदर आपको और एग्जांपल्स हम लोगों ने ऐड करें ताकि आप एनसीईआरटी वाले पार्ट को भी देखेंगे तो उसमें वही सब चीजें कवर कर रखी है। उसी को मैंने एज इट इज उठा के यहाँ डाला है क्योंकि एनसीईआरटी को देखना बहुत जरूरी है। चलिए दोबारा से चलते हैं लास्ट वाले पेज की तरफ। अब हमारे पास अगला क्या कंसेंट आ रहा है, अगला कंटेंट आ रहा है, यहाँ चले। यस, परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल खरीद लीजिए। गुडविल खरीद ली, क्या इन्वेस्टिंग है, आउटफ्लो है, सीधी सी बात है। कैश पे टू सप्लायर ऑफ गुड्स, इट इज व्हाट, ऑपरेटिंग आउटफ्लो है। और उसके बाद है इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, फाइनेंसिंग आउटफ्लो है। इंटरिम डिविडेंड आप तब पे करते हैं जब आपने शेयर इशू करे होते हैं। वेजेस एंड सैलरीज पेड क्या कहलाता है, आपका ऑपरेटिंग आउटफ्लो। प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ पेटेंट्स, ये इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। कैश क्रेडिट क्या है, कैश क्रेडिट फाइनेंसिंग का इनफ्लो होता है, अगर आपने लिया और अगर वापस कर दिया तो क्या होता है, ये आउटफ्लो होता है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, जरा नेक्स्ट मूव करें। अगला आइटम आपके पास है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। रेंट पेड इज ऑपरेटिंग आउटफ्लो। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड रिसीव्ड तो क्या हुआ, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग का मतलब क्या हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, फाइनेंसिंग का इनफ्लो। इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग का आउटफ्लो। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। कैश सेल्स, ऑपरेटिंग का इनफ्लो। और चलते हैं आगे। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पेड, ऑपरेटिंग का आउटफ्लो। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। किसी इन्वेस्ट को खरीदने के लिए ब्रोकरेज पे करते हो वो वाला, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग होता है, अगर हमने ओवरड्राफ्ट हो गया तो इनफ्लो हो जाएगा, पेमेंट कर दी तो आउटफ्लो। परचेज गुड्स कैश पर, ऑपरेटिंग का आउटफ्लो। परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, कैश इक्विवेलेंट कहलाता है। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग का इनफ्लो। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, ऑपरेटिंग का आउटफ्लो। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, ऑपरेटिंग का इनफ्लो। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है, कैश फ्लो होती है। और आपके आंसर भी ABCD करके दे रखे हैं। आई थिंक दिस इज फाइन। ये किया होगा आप लोगों ने, ठीक। अब क्या होता है कि एग्जाम में फिर 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, फिर 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। क्या 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, देखिए आपके सामने। एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है और एक फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स,
मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये जितनी भी एक्टिविटी है सारी की सारी, चाहे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, ब्रोकरेज पेज ऑन परचेज ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिवेंचर हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव शेयर एज एन इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एडवांसेस मेड टू थर्ड पार्टीज, रिसीव्स फ्रॉम द रिपेमेंट्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस मेड टू थर्ड पार्टीज, रिसीव्स ऑफ इंटरेस्ट एंड लोन्स एंड एडवांसेस मेड टू थर्ड पार्टीज। ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो हैं क्या मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सी एक्टिविटीज हैं सारी की सारी, बताइए तो जरा। हाँ, इन्वेस्टिंग की है भाई, सारी की सारी इन्वेस्टिंग है। और फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए यानी कि बैंक हो गया, फाइनेंशियल कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, उनके लिए क्या हो जाएंगी सारी की सारी, बताइए क्या कहलाएंगे? ऑपरेटिंग कहलाएंगी। बड़ा क्लियर है? तो इस पर नहीं फंसना आपने। आपके क्वेश्चन में आता है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होगा? ऑपरेटिंग है भाई। बट इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट? इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। आई थिंक दिस इज क्लियर विद ऑल ऑफ यू। यही क्वेश्चन उठा के रखें, इन्हीं में से क्वेश्चन उठा के बनते हैं, 1 मार्कर अगर बनते हैं तो। नंबर 2, क्लासिफाई ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड रियल एस्टेट एंटरप्राइजेस। एक मैन्युफैक्चरिंग है, एक रियल है। एक्टिविटीज क्या है जी? परचेज ऑफ लैंड है, परचेज ऑफ बिल्डिंग है, सेल ऑफ लैंड है, सेल ऑफ बिल्डिंग है। अब ये क्या हो गया? 147 कैसे दिख रहा है? एनीवे चलो ये मैं ठीक कर दूंगा इसको। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। हाँ, परचेज ऑफ लैंड है, परचेज ऑफ क्या है? बिल्डिंग है, और परचेज ऑफ क्या दे रखा है? सेल ऑफ लैंड दे रखा है, आपके सामने दिख रहा है ना, सेल ऑफ लैंड है। आपको शायद मेरे ख्याल से जो डॉक्यूमेंट किया होगा पीडीएफ में, पीडीएफ में ठीक है, ऐसे ही गया पीडीएफ में? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ को दोबारा भेज दूंगा एक बार तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, सेल ऑफ बिल्डिंग है। ध्यान से समझना, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग है जिसका काम प्रोडक्शन करना है, और एक ऑर्गेनाइजेशन क्या? रियल एस्टेट है। ब्रोकरेज पेड ऑन सेल ऑफ परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये वाला। छठा पार्ट है क्या? रेंट रिसीव्ड ऑन रेंट रिसीव फ्रॉम अ बिल्डिंग, और सातवां पार्ट जो है क्या? पेमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब मुझे बताइए कि अगर ये सब एक्टिविटीज में लेके चलता हूँ किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो क्या है? सब इन्वेस्टिंग है, हुई ना भाई? बोलिए। लेकिन रियल एस्टेट वाले के लिए क्या है? सारी ऑपरेटिंग। हाँ जी, ठीक है। तानिया समझ पा रही है बेटा क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर? तानिया, हेलो? यस सर। ठीक है, उसके लिए क्या कहलाएंगे सारी की सारी? ये आपकी ऑपरेटिंग कहलाएंगी, क्योंकि उसका तो काम ही यही है। In case of manufacturing enterprises, all the given activities are investing, but real estate enterprises के लिए सारी सारी एक्टिविटीज क्या कहलाएंगी? ऑपरेटिंग कहलाएंगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कहता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी विच इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन केस ऑफ ऑल एंटरप्राइज। ये जो एग्जांपल है, गिव एन एग्जांपल एक्टिविटी इन्वेस्टिंग इन ऑल केस ऑफ गिवन एक्टिविटी विच इज एन एग्जांपल इज फाइनेंसिंग इन केस, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटी विच इज इन केस ऑफ वन एंटरप्राइजेस वो ऑपरेटिंग है, और दूसरी एक्टिविटी के लिए क्या है? वो इन्वेस्टिंग है। खूब सारे एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल आपके सामने दे रखे हैं। पेमेंट मेड टू एम्प्लॉइज सभी के लिए क्या कहलाएगी? ऑपरेटिंग। परचेज ऑफ गुडविल सभी के लिए क्या है? इन्वेस्टिंग। याद है हमने तब भी पढ़ा था। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर सभी के लिए क्या होती है? फाइनेंसिंग होती है। अच्छा, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज एक, एंड रिसीव्स ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स बाय मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस are investing activities since these are related to acquisition and long term assets and investment, but on the other hand these are operating activity in case of financial enterprises। तो कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था, हलवा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। इज दैट ओके? गॉट इट जी? चलिए, ये हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या? कि हमें पता लग जाए कि ऑपरेटिंग क्या होते हैं, इन्वेस्टिंग क्या होते हैं, फाइनेंसिंग होते हैं। उससे रिलेटेड हमने काफी सारे एग्जांपल्स आपके सामने कर लिए। अब हमें थोड़ा सा मूव करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ, और मैं आपको बताऊं जो मैंने रिवाइज करके दिया ना सारा का सारा पार्ट, आप उस फर्स्ट पेज को दोबारा से पढ़ लेना एक बार। ठीक है, कुछ चीजें उसके अंदर और डाली हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करना, यू विल अंडरस्टैंड देम इन अ बेटर मैनर। अब हम लेके चलते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके सामने यहाँ पर ये जहां मैंने कल बताया था ना आपको, ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा करने के बाद अभी पेज नंबर 2 पे आ जाइए सीधा। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एन एंटरप्राइज शुड रिपोर्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इधर बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड और बाय इनडायरेक्ट मेथड। मैंने इसका जिक्र किया था पिछली बार जब मैंने एग्जांपल दिए थे आपके सामने। हमने कहा था कि भाई आपके पास जो होते हैं दो तरीके होते हैं करने के, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट। पेज नंबर 2 देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा पेज नंबर 2। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि ऑल ग्रॉस कैश रिसिप्ट्स एंड ग्रॉस कैश पेमेंट्स डिस्क्लोज करी जाती है। और इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना। इनडायरेक्ट मेथड में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बेस बनाते हैं।
फाइनल प्रॉफिट को उठा के चलते हैं और क्या करते हैं, उसको रिफॉर्म मतलब रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हम किन किन चीजों को एडजस्ट करते हैं, नॉन कैश नेचर के आइटम को, एनी डेफरल और एक्रूवल, पास्ट फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट्स, आइटम्स ऑफ इनकम एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लोस, उनको हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो आपके 12th के हिसाब से हम क्या लेके चलेंगे, इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे। हालांकि एनसीईआरटी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मेथड को फॉलो करा, लेकिन आपके सिलेबस में कौन सा मेथड है भाई, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड पे भी हम फोकस करेंगे। और आप देख रहे हैं अगले पेज पे जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है, नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, अंडर इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दिख रहा है। गो टू द पेज नंबर 3, कैन यू गो टू द पेज नंबर 3, दिख रहा है स्क्रीन पर सब आपको, बोलो। अबे ऑनलाइन में कोई हाँ ना तो बोलो। विदिशा Yes, sir. दिख रहा है? Yes, sir. विदिशा नहीं दिख रहा, विदिशा को कुछ। यस सर दिख रहा है। हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अभी बताऊंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं। आपने ऑपरेटिंग पढ़ लिया, आपने इन्वेस्टिंग पढ़ लिया, और याद करो जब मैंने एग्जांपल 1 बताया था, मैंने कहा था कि कुछ आइटम ऐसे जिनको मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम थे। अभी डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम टू बी कैलकुलेटेड एज अ वर्किंग नोट। अगर आपके स्कूल में चैप्टर हुआ होगा तो आपने देखा होगा वर्किंग नोट में टीचर्स कैलकुलेट करवा रहे हैं कुछ, कैसे कैलकुलेट होता है वर्किंग नोट में, वो पूरा डिटेल मैंने आपको दिखा रखी है। देखो यहाँ पर ये रहा, दिख रहा है रुद्राक्ष, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड Yes, एक्स्ट्रा sir. ऑर्डिनरी आइटम सारा का सारा दिखा रखा है। कुछ ऐड हुआ, कुछ ऐड हुआ, कुछ लेस हुआ, कुछ लेस हुआ, कौन सा ऐड हुआ, कौन सा लेस हुआ, आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको सारा का सारा, एंड आई टेल यू द लॉजिक। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये हम ऐड कर रहे हैं या लेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? रुद्राक्ष, यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? अगर मैं ये सब चीजें ऐड कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट के अंदर मैं प्रपोज डिविडेंड ऐड कर रहा हूँ, इंटरिम डिविडेंड ऐड कर रहा हूँ, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड कर रहा हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कुछ है अगर उसको ऐड कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर है तो उसको माइनस भी कर रहा हूँ, रिफंड ऑफ टैक्स को मैं लेस कर रहा हूँ, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? कोई रीजन बता सकता है मुझे इसका? तो रौनक, तुम्हें प्रॉफिट मालूम आफ्टर हो कोई रीजन? टैक्स दिया है ना, है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है ना, प्रॉफिट एंड लॉस चलो ठीक है, स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर दिया, ठीक है जी, इसीलिए किया है जी, किया ना रुद्राक्ष? हाँ जी सर। और फिर उसको हम माइनस भी तो कर रहे हैं, लेस टैक्स पेड को माइनस भी तो कर रहे हैं, नीचे दिख रहा है एच पे, देखो जहां मेरा कर्सर चल रहा है दिख रहा है एच यस पे, माइनस भी तो कर रहे हैं। ये तो इफेक्ट ही न्यूट्रलाइज हो गया, एक बार आपने ऐड करा, दूसरी बार आपने माइनस कर दिया, इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म। अच्छा, और क्या रीजन है? चलो छोड़ो, जो भी रीजन है, ये सब रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। आई विल टेल यू द लॉजिकल सीक्वेंसिंग। और बिलीव मी, जनरली लोग बोलते हैं ना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो फॉर्मेट है उसको बेटा फॉर्मेट को याद कर लीजिए और फिर आपका काम आसान होगा, लेकिन याद करना कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक क्रैमिंग थिंग्स, हियर इज प्योरली एंड प्योरली अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग की मैं बात आपके साथ कर रहा हूँ और अंडरस्टैंडिंग को ही हम लोग लेके चलेंगे। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जरा उसको जानने की कोशिश करते हैं। चलिए स्क्रीन हटाता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यू हैव टू आंसर मी ओपनली। किसी से भी पूछ सकते हैं हम लोग मेरे ख्याल से। अगर मैं पूछूं तो रितिशा, रितिशा आर यू देयर इन द क्लास? रितिशा से यस, देखो यार हाय ना यस बोला सर। करो। यस, वंडरफुल। रितिशा, आपका पॉलिटिकल स्टैंड क्या है? डू यू फेवर कांग्रेस, डू यू फेवर समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बीजेपी, क्या आप? बिकॉज यू लिव्स इन नोएडा और शायद अगले साल या 1.5 साल या 2 साल 1 साल बाद आप वोटर बन जाएंगी, बताइए। युविका ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। रितिशा जल्दी से बताओ, कौन सी Sir, पॉलिटिकल? right now none. ये तो नोटा वाली बच्ची है, Sir, नोटा। but BJP. अच्छा बीजेपी। अच्छा, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी? Huh? यूपी का चीफ मिनिस्टर कौन है? यूपी के चीफ मिनिस्टर जल्दी Yogi से। Adityanath. हाँ बेटा, वो पोछा मारने आते हैं आपके घर में? नहीं सर। श्री, आदरणीय, ऐसा कुछ करके बोलते हैं ना किसी के लिए भी। हाँ जी चाहे हमारे, सर। हम पूछते हैं ना जैसे प्रिंसिपल कौन है, एक्स वाई सिंह है, अबे मिस और मिसेस कुछ तो होगा, ठीक? तो हम क्या बोलते हैं, याद आ रहा है ना? हम उनका नाम इज्जत, कोई भी ले, अगर हमारे डिग्नेटरीज हैं, अगर आप उनकी पार्टी को पसंद करते हैं तो उनका नाम, जैसे पूछे, कई बार बच्चों से पूछता हूँ, तुम व्हाट इज योर नेम ऑफ योर फादर? राजवीर सिंह। मैंने कहा अच्छा, चौकीदार है तुम्हारे घर के, वो लठ लेके खड़े रहते हैं क्या? अरे मिस्टर लगाओ यार, श्री लगाओ, कुछ तो लगाओ। डोंट फील बैड रितिशा, कोई बात नहीं। चलो रितिशा, आपका पसंद है बीजेपी, और बीजेपी में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, फैब में इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है? कोरोना चला लेकिन इलेक्शन चलेगा, समझ रहे हो? बाकी सब जगह
बेचारे होटल वाले मरेंगे, वहां कोई परेशानी नहीं है, इट इज अ डिफरेंस ऑफ व्यूज। लेकिन इलेक्शन होगा, पार्टी भी चली, खूब पार्टियां हो रही हैं ढंग से, चलो दैट इज देयर। अब रितिशा, तुम्हारी कंपनी है एक XYZ लिमिटेड है, रितिशा एंटरप्राइजेस है, जिसका टर्नओवर 200 करोड़ रुपए का है। रितिशा, तुमने बीजेपी को इलेक्शन फंड में 5 करोड़ रुपए डोनेट कर दिया रितिशा डोनेट, बस हाइपोथेटिकली मानो कर दिया डोनेट। नाउ टेल मी रितिशा, ये जो 5 करोड़ की डोनेशन है, आपकी फर्म का कैश का तो आउटफ्लो हुआ ना? Yes, sir. टेल मी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ओह माय Operate. गॉड, ऑपरेटिंग, Investing. इन्वेस्टिंग, मतलब तुम पैसा देके बीजेपी को खरीद लेती हो, तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टिंग मतलब बीजेपी तुम्हारी। हाँ सर, वो नहीं होगा। अब क्या होगा? अमित शाह कहेंगे जी मैम साहब आपके घर के आगे होम मिनिस्टर, पीएम कहेंगे मैडम रितिशा और क्या चल रहा है? इन्वेस्टिंग का तो मतलब ये हुआ रितिशा। इन्वेस्टिंग का मतलब एक्विजिशन, टेंजिबल, इंटेंजिबल। और आपको मालूम है बीजेपी की शुरुआत जो हुई थी, माधवराव सिंधिया थे ना, इनका बेटा ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी दादी जो थी महारानी सिंधिया जो थी, और राजमाता विजय राजे सिंधिया, उन्होंने बीजेपी को और पर लाल कृष्ण आडवाणी जी को और मंत्री मनोहर जोशी, इन सबको, अटल बिहारी वाजपेयी को खूब बड़ा जबरदस्त फंडिंग करी थी, तब जाके ये आगे बढ़ पाई थी। बीजेपी असल में उन्होंने खड़ी करी थी। चलो जैसा भी है, तो भाई रितिशा इन्वेस्टिंग तो हुआ नहीं है, कोई और बताइए मुझे क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए, व्हाट इट शुड बी। डोनेशन टू भारतीय जनता पार्टी इन फोर्थ कमिंग इलेक्शंस। समर्थ बताए क्या होगा? समर्थ, समर्थ कहता मैं 1 पैसा ना दूं, है समर्थ? नहीं सर, दे दूंगा। अरे दे दिया तो बता ना। अब इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग क्या है, जल्दी से बोलो यार, आगे बढ़ना है। सर फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मतलब तुम बीजेपी को उधार दे रहे हो फाइनेंसिंग का मतलब होता है बेटा कैपिटल, डेट या इक्विटी के प्रोपोर्शन को बदल जाना। फाइनेंसिंग भी नहीं हुआ है तो कोई और बताइए। विधि बंसल, विधि बंसल। सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जबरदस्ती कहाँ की, किसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बता दो जरा। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग किसकी? चल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल रहे तो बता किसकी। अरे बोल मेरे राजा बोल। सर ये नहीं पता। ये नहीं पता बस। गौरप्रिया बताएगी? गौरप्रिया सर पता नहीं। नहीं पता चल रहा। एंड द मोस्ट फेमस पर्सन ऑफ नोएडा, आयुषी बाबा, बताइए। सर ऐसा नहीं है अच्छा तो पर- बताना क्या। सर फिर इन तीनों क्राइटेरिया से तो किसी में भी नहीं बैठ रहा। किसी में नहीं बैठ रहा, आइए देखते हैं। तो जो एक्टिविटी, अच्छा सबसे पहले तो फाइनेंसिंग तो रूल आउट हो गया और इन्वेस्टिंग रूल आउट हो गया, ठीक है। डे टू डे का भी नहीं है, रोज रोज होने वाला खर्चा भी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। इसको पता क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और जब कोई किसी कैटेगरी में नहीं पड़ता तो उसे ऑपरेटिंग की कैटेगरी में डाल देते हैं। आइए अब मैं समझाता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता क्या है, ठीक है, और क्यों हम इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। आइए दिखाता हूँ। इससे मेरा डे टू डे एक्सपेंस में कोई, इससे मुझे कोई डे टू डे का बेनिफिट नहीं होने वाला है। चलिए पढ़ते हैं। ये कौन पढ़ के सुनाएगा मुझे? आयुषी यही पढ़ के सुना जरा मुझे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जरा पढ़ के सुनाना, क्या लिखा है स्क्रीन पर आपने। Yes, sir. These are income or expenses that arise from transactions. Those are distinct from ordinary activities of the business, which are material and are not expected to recur frequently or regularly. हाँ जी, These items are classified under appropriate activity, that is operating, investing and financing activities, and are disclosed separately in the cash flow statement. होल्ड कर दीजिए। देखो भाई क्या लिखा है, दे अराइजेस फ्रॉम ट्रांजेक्शंस, दोज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। पहली बात तो ये डिस्टिंक्ट है, अलग है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी से अलग है। और वो क्या है? विच आर मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, मटेरियल मतलब रेलेवेंसी है इनकी, बट नॉट एक्सपेक्टेड टू रेकर फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली। तो फ्रीक्वेंटली नहीं होंगी, ठीक है जी। उसके बाद जो रूटीन एक्टिविटी है उनसे अलग है ये। अब चंदा देना, आम आदमी पार्टी को देना, बीजेपी को देना, लोकदल को देना, प्रकाश सिंह बादल, किसी को भी देना, समाजवादी पार्टी को चंदा देना, चंदा मतलब डोनेशन देना, भाई है तो इंपॉर्टेंट। 5 करोड़ गया रितिशा का, मायने तो रखता है ये, इट मैटर्स। दूसरा ये रेगुलरली भी नहीं हो रहा, और ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी से भी अलग अलग है, इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। सपोज इधर देखोगे ना सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के सामने इलेक्ट्रॉनिक्स का हब है, डीके है, अंकुर इलेक्ट्रॉनिक्स और पता नहीं क्या क्या, देखा ना खूब सारी दुकानें पड़ती हैं मेट्रो स्टेशन के सामने। मेट्रो स्टेशन के सामने सावित्री मार्केट पड़ती है, उसके सावित्री मोबाइल फोन की मार्केट नहीं है सेक्टर 18 में। ओ माय गॉड, युविका की खुद की दुकान वहां पर, उसे पता ही नहीं है। आधा सेक्टर 18 युविका का है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता, चिंदी चीजों में ध्यान नहीं देती वो।
सावित्री मार्केट मोबाइल फोन की मार्केट है, बड़ी अच्छी खासी। उसके बिल्कुल सामने, बिल्कुल अपोजिट में जो दिखता है वो आपको अंकुर इलेक्ट्रॉनिक, डीके इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा करके दिखता है। सपोज युविका तो खैर ऑनलाइन में नहीं है, मैं बोलूं तो किसका, हाँ रिदवान इज देयर। रिदवान हो यहाँ पर क्लास में? Yes, sir. तो रिदवान तुम्हारी है वो सपोज शॉप, और तुम्हारी 4 मंजिला दुकान है जिसमें बेसमेंट में तुमने गोडाउन बना रखा है, ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस चलता है, सेल्स काउंटर, सेल्समैन वगैरह, फर्स्ट फ्लोर पे भी डिस्प्ले, सेकंड पे भी डिस्प्ले, थर्ड पे भी डिस्प्ले, ऐसे डिस्प्ले। किसी में वॉशिंग मशीन रखी है, किसी में एयर कंडीशनर रखी है, किसी में टीवी रखे हुए हैं। जनरली टीवी वाली चीज सब अपने सामने रखते हैं ना, अपने वाले फ्लोर पे। वॉशिंग मशीन के लिए ऊपर जाना पड़ेगा या एसी के लिए नीचे जाना पड़ेगा, ऐसा करके होता है। एक रात ना क्या हुआ, एक रात सुहानी रात, रिदवान बांसुरी बजा के सो रहा था और अचानक क्या हुआ, जलजला आया। जलजला जानते हैं किसे कहते हैं? अबे लावा नहीं कहते गधे, भूकंप को कहते हैं, अर्थक्वेक को कहते हैं। अर्थक्वेक आया। अब जब अर्थक्वेक आता तो ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंगें क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तो रिदवान की जो वो बिल्डिंग थी वो धंस गई नीचे। रिदवान को 2 नुकसान हुए, एक नुकसान गुड्स का हुआ और एक दिल पे चोट लगी ना उसके। अबे बिल्डिंग का, रिदवान 2 नुकसान हुए ना आपके, Yes, एक sir. गुड्स का जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान था वो, और दूसरा क्या हुआ, बिल्डिंग का यानी कि एसेट्स का। तो इसने समझदारी कर रखी थी, इंश्योरेंस करवा रखा था। अब रिदवान को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला गुड्स का। क्या वो मटेरियल है? यस। क्या वो फ्रीक्वेंटली होता है? नहीं। क्या वो ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी है? नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। इसको बोलेंगे हम क्या, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ क्या, ऑपरेटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग। मतलब ऑपरेटिंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का इनफ्लो। इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, गॉट इट जी। अच्छा, फिर रिदवान को मिला बिल्डिंग का क्लेम। भाई बिल्डिंग की कीमत 5 करोड़ थी अपने आप में, सामान 2 करोड़ का रखा हुआ था, 7 करोड़ का नुकसान था ना। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या मिला के 7 करोड़ देगी? बिल्कुल नहीं। गुड्स का वैल्यूएशन अलग होगा और बिल्डिंग का वैल्यूएशन अलग होगा। तो उसे जो क्लेम मिला किसके लिए, बिल्डिंग के लिए, जो कि उसकी क्या थी, इन्वेस्टमेंट थी। उसे क्या बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ व्हाट, इन्वेस्टिंग। क्या बोलेंगे उसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ इन्वेस्टिंग। इसी तरह से आपने देखा होगा किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉइज काम करते हैं, किसी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, बंदे की मुंडी कट जाए काम करते हुए। अभी हुआ था ना एक दुर्घटना ग्रेटर नोएडा में। क्या होता है, बंदों के क्रशर थे, और क्रशर जो होते हैं ना, मतलब मशीन होते हैं क्रश करने वाली मशीन, उसके अंदर डाल के क्रश किया जाता है। ना ना ना, हाथ नहीं, बंदा साफ करने के लिए घुस रखा था अंदर, तक मशीन चला दी किसी ने, खत्म, बिल्कुल चूरा बन गया उसका। क्या करोगे बताओ, दुर्घटना हो गई। वो अपना टाइम से पहले, उसका काम था सुबह आके पहले मशीनें साफ करता था अंदर जाके, और मेन स्विच बंद करके जाता था। अब वो अंदर आ गया, मशीन बहुत बड़ी थी, वो अंदर घुस के सफाई कर रहा था। किसी को क्या पता, सफाई करते हुए डंडा थोड़ी मारता, हेलो मैं अंदर हूँ, हेलो मैं। अब कोई बंदा आया, सुपरवाइजर वगैरह अंदर आया, लाइट जलाई, खट मशीन चलाई। मशीन चलाने से पहले थोड़ी वार्म अप होनी पड़ती है। बंदा पिस गया अंदर, क्या करोगे तुम बताओ। ठीक है, तो ये हॉलीवुड की फिल्मों की तरह होगा ना, विलेन को डाल देते हैं मशीन में, उसका वो कीमा बन के निकल रहा होता, उस तरह से हो गया उसका हिसाब किताब। भाई कंपनसेशन देना पड़ा ना। नाउ टेल मी, वो जो 10 लाख 20 लाख 30 लाख का कंपनसेशन आपने दिया है ना, ये कंपनसेशन जो है क्या मटेरियल है आपकी फर्म के लिए? बिल्कुल है। क्या फ्रीक्वेंटली होता है? नहीं होता। क्या ऑर्डिनरी एक्टिविटी है? नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना ये। पर ये क्या है, ऑपरेटिंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का आउटफ्लो। आ जाओ जी। अब रितिशा ने जो बीजेपी को चंदा दिया 5 करोड़ रुपए का, ये इन्वेस्टिंग नहीं है, नहीं फाइनेंसिंग है, तो एक्टिविटी में ही डालते हैं, ऑपरेटिंग वाली में, क्योंकि किसी और में हम इसे प्लेस नहीं कर सकते। तो क्या कहलाएगा ये, मटेरियल तो है, बार बार भी नहीं होता, ठीक है, और ऑर्डिनरी भी नहीं है, तो इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ ऑपरेटिंग। शुक्ला बिल्कुल ठीक बोले थे। शुक्ला ये क्या है आपका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का आउटफ्लो है, कौन सा, लेकिन ऑपरेटिंग वाला। ठीक है जी, चलिए अब स्क्रीन पे दोबारा से देखते हैं। पेमेंट टू एम्प्लॉय अंडर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। बंदा वीआरएस ले रहा है, होता सुना होगा ना, वीआरएस ले लेते हैं लोग, टाइम से पहले रिटायर होते हैं, उनको कंपनसेशन देना पड़ता है। इट इज अ पेमेंट व्हिच इज मेड आउट ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, बट देयरफॉर डिस्टिंक्ट मटेरियल एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रीक्वेंटली है, इसीलिए क्या है, ये ऑपरेटिंग है। पेज नंबर 4 पे चलिए आप। सिमिलरली receipts of a claim against loss of stock from an insurance company is also of a same nature. Got it जी, मामला क्लियर है। इसी तरह से अगर आपकी बिल्डिंग का डिस्ट्रक्शन हो गया और उसके अगेंस्ट आपको क्लेम मिल गया, दिस इज ऑल्सो व्हाट, इन्वेस्टिंग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समझ रहे हो। और इसी तरह से बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय कंपनी, कंपनी अपने शेयर बायबैक करती है ना, तो जब कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करेगी तो क्या कहलाएगा वो, कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करती है ना, करती है, कंपनी क्या करती है, अपने शेयर बायबैक करती है।
और बायबैक करती है कंपनी शेयर, तो क्या कहलाता है ये? हाँ, Recurring ये flow. कहलाता है क्या? अच्छा, क्या बायबैक बार बार होता है? लेकिन बायबैक ऐसे थोड़ी होता है, बायबैक कंपनी को करोड़ों में करना पड़ता है भाई, अपने शेयर मार्केट रेट्स पे खरीदने पड़ते हैं। तो मटेरियल है, फ्रीक्वेंटली नहीं होगा और ऑर्डिनरी भी नहीं है, तो क्या कहलाएगा ये? फाइनेंसिंग का क्या है ये? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आपको समझ में आया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? अच्छा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का और कोई एग्जांपल? किस कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का? फाइनेंसिंग का? हाँ जी। फाइनेंसिंग का एक बहुत रेयर एग्जांपल है ये, जनरली नहीं दिखता। सर ये इनफ्लो हो जाना है। नहीं बेटा, आउटफ्लो कहलाएगा ये। बायबैक करोगे तो पैसा जाएगा तुम्हारी जेब से। समझे? अरे समझे भाई? सर पैसा आएगा ना, बिकॉज हम अरे उसको- भैया, तुम अपनी कंपनी के शेयर मार्केट में जाके खरीदोगे, यू विल स्पेंड मनी, योर मनी विल गो आउट। Yes, sir, yes, sir, got it. जब हम शेयर इशू करते हैं तब पैसा आता है, शेयर इशू करना तो फाइनेंसिंग होता है Yes, sir. ना? कोई बच्चा बोले कि सर इशू ऑफ शेयर्स भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा। अरे ऐसा नहीं होता ना यार। एक कंपनी अपनी जिंदगी में कई बार आईपीओ लेके आती है, कई बार शेयर मार्केट में बेचती है, ठीक है, और ये फाइनेंसिंग है, रूटीन एक्टिविटी होती है कंपनी के लिए। इज दैट ओके? यहां तक चीजें क्लियर हैं? बोलिए जी। Yes, sir. अब पता क्या होता है कि ये जो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, इनका क्या हिसाब किताब, इनको कहाँ एडजस्ट किया जाता है? ये अगर मैं आपके सामने नोट्स दिखाऊं जरा, ये आपके सामने स्क्रीन चल रही है, ये दिख रहा है यहाँ पर आपको? यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पेज नंबर 3 पर क्या लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को ऐड कर रखा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को माइनस कर रखा है। इसका भी लॉजिक समझाऊंगा आपको, क्यों प्लस कर रखा है, क्यों माइनस कर रखा है। अभी तो हमने ये समझा कि कैश फ्लो के जो मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या है, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। अच्छा, मैंने एक और चीज बताई थी आपको कि कैश फ्लो है क्या बेसिकली? It is a reconciliation of opening balance of cash and cash equivalents with the closing balance of cash and cash equivalent from the information given relating to inflow outflow of activities operating, investing, financing. अब सोचना जरा, ऑपरेटिंग का टोटल आ गया सपोज 5 करोड़, इन्वेस्टिंग का टोटल आ गया 2 करोड़, फाइनेंसिंग का टोटल आ गया सपोज 3 करोड़, 10 करोड़ हो गया। और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 करोड़ है, तो 10 प्लस 1 कितना होगा? 11 करोड़। तो क्लोजिंग किसके बराबर होगा? 11 के बराबर हो जाएगा। ऐसा करके चलते हैं। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट यही तो है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का तीनों का टोटल कर दो, उसको ओपनिंग के साथ जोड़ दो, वो किसके बराबर होना चाहिए? क्लोजिंग के। अगर वो क्लोजिंग के बराबर है तो कैश फ्लो इज बिंगो, नहीं तो कुछ गलती है। बस ऐसा करते हैं हम लोग, यही करेंगे पूरे कैश फ्लो में हम, और कुछ नहीं करना, ठीक है? तो अब आओ जरा मैं दिखाता हूं आपको कि जो डॉक्यूमेंट आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं कैश फ्लो वाला, ये डॉक्यूमेंट आपके सामने ये दिख रहा है ना, बड़ा लंबा चौड़ा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो कि वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना होगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग जोड़ते होंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्स माइनस करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस को हमें क्या करना है? लेना है। उसके बाद डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी जोड़नी है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस करनी है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, माइनस कर दिया इनकम टैक्स, तो कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस और माइनस कर दिए। दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है मैंने यहाँ पर? पेज नंबर कौन सा चल रहे हैं हम लोग बताइए? पेज नंबर 3 पे चल रहे हैं हम लोग। और उसके बाद आ गया नेट कैश फ्लो। अगर बेटा ये पॉजिटिव हुआ तो बोलेंगे फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्या बोलेंगे? यूज्ड इन एक्टिविटीज। ध्यान से समझना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग पिछली क्लास में बताया था मैंने, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव हो तो बोलेंगे फ्लो, नेगेटिव हो तो क्या बोलेंगे? यूज्ड। बस इतना। आइए मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूँ ये होता कैसे, ठीक है? प्रैक्टिकली ये जो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला फॉर्मेट आपको बना के दे रखा है, कैसे इस फॉर्मेट को हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है जी? चलिए, याद है 11th क्लास से, आपके बचपन से मैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट बना के दिखा रहा हूँ, हमेशा एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, और आप बोलते हैं बोर भी नहीं होता ये डॉक्यूमेंट, हमेशा ये बना देता है, डायरेक्ट और क्या इनडायरेक्ट। ये तो लिखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब मुझे बताइए इनडायरेक्ट की कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं जी? ऑपरेटिंग होती है, ऑपरेटिंग याद है किसी को? रेशियो एनालिसिस में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है बेटे? जब हमने रेशियो एनालिसिस पढ़ा था तब तो हमने ज्यादा डिटेल पे ध्यान नहीं दिया। अब आप जानते हैं ना नॉन ऑपरेटिंग के क्लासिफिकेशन में 2 चीजें हो सकती हैं, क्या? इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। हो सकता है? शुक्ला जी बोलिए, इन्वेस्टिंग sir. एंड फाइनेंसिंग, हाँ या ना बताइए? अरे जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं बेसिकली वो वही तो होते हैं जिन्हें हम इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग बोलते हैं। बोलो शुक्ला, समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ सर, यस सर। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब हम लोग लेके चलते हैं इनकम
वो भी दो तरह की होती हैं। बताया था आपको क्या कि इनकम होती है दो तरह की, एक को कहते हैं डायरेक्ट और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनकम को हम क्या बोलते थे? नेट सेल्स बोलते थे ना, रिटर्न माइनस करने के बाद की वैल्यू। नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, याद करो रेशियो एनालिसिस, नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऐसा बोलते थे, नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इस तरह से ये लोग लेके चलते थे हम लोगों को। ठीक है, नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है जी, चलो अब ये जो है इनडायरेक्ट इनकम, इसको हम और नामों से भी पुकारते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं इसको, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, या हम इसको क्या बोलते हैं? अदर इनकम भी बोलते हैं, अदर इनकम भी इसको इस नाम से भी पुकारा जाता है। ये है, ये हमने पहले से कर रखा है, याद है? ये हमने बहुत बार बताया आपको, 11th में भी समझाया था, सब कुछ है। इसका क्या यूज है, आओ दिखाते हैं उसका क्या यूज है। याद है मैंने जिस मेथड से मैंने आपको याद करवाया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को, बिल्कुल वही हमें यूज कर रहे हैं यहाँ पर। कोई मुझे बताता चले भाई, देखिए नेट सेल्स होती है, नेट सेल्स माइनस क्या करते हैं उसमें हम लोग? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद है किसी को? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो क्या निकल कर आता था, कोई मुझे बताए? व्हाट विल कैलकुलेट? अबे ऑनलाइन में बोलो कोई, क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, So gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। और मैंने क्या यूज कर दिया? मैंने इसको यूज कर दिया और मैंने इसको यूज कर दिया, बोलो हाँ या ना? Yes sir. याद है ऐसे ही कुछ किया था हमने जब हमने रेशियो एनालिसिस पढ़ा था। ठीक है जी, Yes sir. चलो आगे चलते हैं। अब मैं माइनस करता हूँ इसमें से क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करता हूँ। ठीक है जी, तो मेरे पास क्या निकल कर आता है बताइए, क्या नाम देते हैं उसको? Operating profit. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं इसको। ठीक है जी, माइनस कर दिया मैंने इसमें से क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया, और प्लस कर दिया क्या मैंने इसमें? नॉन ऑपरेटिंग इनकम या अदर इनकम। ठीक है जी, Excuse me sir. तो क्या निकल कर आता है मेरे पास, बताइए क्या निकल कर आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये तो निकल कर आता है। बिल्कुल याद है, ऐसी फॉर्मूला सिखाया था आपको, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ये भी का ध्यान है कुछ, है ना? बोलो बहुत दिन पहले की बात थी, मुझे याद ही नहीं है, नहीं याद है? अबे नहीं बताया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स करके तो दिखाया था। रेशियो बहुत दिन नहीं हुआ यार, अभी तो 1 महीना ही हुआ है। आपका फर्स्ट सेम एग्जाम कब खत्म हुआ था? 16 तारीख, तो 1 महीने भी नहीं हुआ अभी तो। युविका भूल गई? अच्छा जी, ठीक है। तो अब ये इसके बाद ध्यान से सुनना, माइनस कर दिया हम लोगों ने टैक्स, टैक्स माइनस कर दिया तो क्या निकल कर आया मेरे पास? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ये आ गया जी। अब मैं आपसे पूछता हूँ एक छोटी सी चीज कि इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप के केस में, कोई मुझे बताएगा? पीयू, कैन यू टेल मी इन केस ऑफ पार्टनरशिप व्हाट आर द एप्रोप्रिएशंस? पीयू, ये जवाब दे भाई, मालूम है तो बोलो, नहीं तो छोड़ो। पीयू नहीं बोल रही हैं। पृथा, आप बताओगे मुझे पार्टनरशिप में क्या क्या होते हैं एप्रोप्रिएशन? पृथा, एंड करीना इज नॉट हियर। Yes, sir. Sir, interest on capital, वंडरफुल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और salary, commission, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, बहुत बढ़िया। उसके बाद और जब आप हाँ जब ट्रांसफर टू आप रिजर्व, फिर हाँ कैपिटल जब आप हाँ रिजर्व, और फिर जब आप उसको वो दे देते हो प्रॉफिट हाँ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट तो खैर प्रॉफिट ही है, वो हाँ तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम बोले एप्रोप्रिएशन की बात, तो जड़ा एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, और एक क्या होता है? ट्रांसफर टू रिजर्व, यही तो होते हैं ना? हाँ Interest जी। on हाँ, और क्या? इंटरेस्ट ऑन, drawings. अभी वो तो लेने वाला होता, देने वाला थोड़ी हुआ। Sir, होता तो application में. नहीं 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 नहीं, तुम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वाले आइटम को मत मैच करो बेटा। अभी प्रॉफिट उठा के रखना है अलग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में थोड़ी रखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मेरे प्रॉफिट में जुड़ता है। Yes sir. ये जो एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट उठाया और यहाँ रख दिया, इसका मतलब वो, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। Yes. ठीक है, चलो जरा कंपनी की बात करते हैं। कंपनी में, इन केस ऑफ अ कंपनी, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना नहीं होता, ना डायरेक्टर को सैलरी ना कमीशन देना होता है, ये तो एलिमिनेट हो गया।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन की जगह क्या देते हो आप? डिविडेंड देते हो। क्या देते हो? डिविडेंड। और डिविडेंड दो तरह का होता है, एक को कहते हैं हम क्या, प्रपोज डिविडेंड, और एक को कहते हैं क्या, इंटरिम डिविडेंड। क्या फर्क है दोनों में? प्रपोज डिविडेंड, इस साल हमने प्रपोज किया, प्रपोज मतलब हम बोल रहे हैं कि इतना डिविडेंड देंगे, इस साल प्रपोज किया, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में उसको पास कराया और अगले साल वो पे होता है। तो प्रपोज इन 1 ईयर, पेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जनरली। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि इस साल प्रपोज किया और अगले साल, इसी साल प्रपोज किया और इसी साल पे कर दिया। जैसे मान लो अर्नब जोशी है, ठीक है, अर्नब जोशी ने पढ़ाई लिखाई करी और कहीं ना कहीं से इनके भाग्य में एक सुंदर सी लड़की रिश्ता लेके आ गई कि जोशी मैरी मी, जोशी मुझसे शादी करो, ऐसा बोलती लड़की, ठीक है जी। अब जोशी ने कहा चलो शादी करते हैं माँ बाप की मर्जी से। तो क्या हुआ कि इसका रिश्ता हुआ जनवरी में 2022 में और 2023 फरवरी में इनकी शादी हो गई, ठीक है। प्रपोज हुआ ना एक साल में और फिर अगले साल जाके क्या हो गया, शादी वादी हो गई। इसे बेसिकली प्रपोज डिविडेंड की तरह समझें। और या फिर क्या हुआ, एक होता है हिंदी में कहावत होती है ना, चट मंगनी और पट ब्याह। कोई बताएगा इसका मतलब क्या होता है? रौनक बाबा तुम्हें मालूम? तो शादी करना है इसलिए, और क्या मतलब? मतलब शादी करना, लवना करना, क्या बोल रहा भाई ये? हैं? नहीं दोबारा पता, बोल मेरे जा। को नहीं पता। आपके तुम्हें नहीं पता? कॉन्टेक्स्ट से मैंने गेस किया, मेरे को पता नहीं। हाँ हाँ ठीक है। दिया जानती है क्या मतलब है चट मंगनी और पट ब्याह? मास्टर हमसे अकाउंटेंसी हो नहीं रही, फालतू की बातें कर रहे हैं यहाँ पर। एनीवे, इंटरिम डिविडेंड बिल्कुल वैसा ही होता है, प्रपोज इन द सेम ईयर एंड पेड इन द सेम ईयर, ठीक है जी। उसमें एजीएम का झंझट नहीं होता है, उसी साल सब कुछ हो जाता है। तो कंपनी के एप्रोप्रिएशन की एक मेजर कैटेगरी हो गई क्या, क्या, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, ठीक है जी। और दूसरा क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स, कंपनी भी तो रिजर्व्स बनाती है। तो दो तरह के एप्रोप्रिएशन होते हैं, एक क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स और एक प्रपोज डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। अब मुझे बताइए, मतलब मैं अगर बोलूं तो विधि, विधि मुझे बता, ये एप्रोप्रिएशन जो होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद होगा, उससे पहले हो गया होगा एप्रोप्रिएशन? इसके बाद होगा एप्रोप्रिएशन या इससे पहले हो गया होगा? विधि जल्दी बता। इसके बाद। इसके बाद होगा ना, टैक्स वैक्स। अरे जब हम सारे खर्चे चुका देंगे, सारे टैक्स वैक्स पे कर देंगे, जो प्रॉफिट बचेगा उसी का तो एप्रोप्रिएशन करूंगा ना, कि चल भाई डिविडेंड, चल भाई इंटरिम डिविडेंड, चल भाई रिजर्व बना लो, उसी का तो करते ना। प्रोविजन ऑलरेडी बन चुका होगा, प्रोविजन ऑलरेडी बन चुका है। आइए देखते हैं। तो मैं माइनस कर रहा हूं क्या यहाँ पर, प्रपोज्ड डिविडेंड, क्या कर रहा हूं माइनस, प्रपोज्ड डिविडेंड माइनस कर रहा हूं, ठीक है जी। ऐसे माइनस कर रहा हूं क्या मैं, इंटरिम, इंटरिम डिविडेंड माइनस कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं। याद है यहां तक मैंने आपको रेशो में सिखाया था। और माइनस कर रहा हूं मैं क्या, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व कर रहा हूं। और ये जो फिगर मेरे पास आती है, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर, ये कौन सी फिगर है पता है? ये है वो फिगर जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनल बैलेंस है आपके पास। जब आप कैश फ्लो बनाना शुरू करते हो तो आपके पास कौन सी फिगर प्रॉफिट की गिवन होती है? ये फिगर गिवन होती है आपको, प्रॉफिट की फिगर, ये वाली फिगर आपके पास अवेलेबल होती है। दिस इज द प्रॉफिट फिगर व्हिच इज आफ्टर ऑल चार्जेस, आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशंस, तो ठीक है। प्रपोज डिविडेंड तो अगले साल का होता है ना, तो वो क्यों? अरे बेटा समझ, प्रपोज डिविडेंड मैंने क्या किया, अगले साल के लिए किया ना। तो पर वो कहां से करता हूं मैं बोलूंगा प्रपोज डिविडेंड प्रकट हो और झम से प्रकट हो जाता है। अच्छा, तो इस साल के प्रॉफिट से करते हैं अगले साल का? हाँ भाई, आपको देखो, प्रपोज डिविडेंड इस साल का प्रॉफिट था, इस साल के प्रॉफिट में से लिया, लेकिन उसको पेमेंट करने का जो टाइम आता तब तक अगला फाइनेंशियल ईयर आता, तभी तो लायबिलिटी बोलते हैं उसको, हाँ ठीक। है ना। तो आई थिंक दिस इज क्वेश्चंस फाइन। में तो हमें कौन सी liability? वैल्यू होगी, क्या क्या दोबारा बोलो। तो क्वेश्चंस में ये वाली वैल्यू होगी ट्रांसफर टू रिजर्व के बाद हाँ, वाली। क्वेश्चन में जो प्रपोज डिविडेंड वाली जो वैल्यूज होती है वो कैसे दिखती है, वो मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा। लेकिन अभी बेसिक स्ट्रक्चर देखिए कैसे दिखता है क्वेश्चन के अंदर आपको प्रपोज डिविडेंड वाला, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, आपको क्वेश्चन में चाहिए तो वो मैं दिखा रहा हूँ। देखो, अगर आप अपना पेज नंबर चल के चलते हैं, पेज नंबर, ये ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड दिख रहा है भाई, पेज नंबर 8 पे, कैन यू सी दिस? Yes, sir. दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, ये लिखा हुआ था आपके पास, लिखा हुआ सारा का सारा, ये रहा। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इतना है, प्रपोज डिविडेंड 31 मार्च, 35 मार्च भाई इतना और इतना था, ऐसे लिखा हुआ आता है। देख पा रहे हो? हेलो, Yes, sir.
अरे Yes, जिसने sir. पूछा था, किसने पूछा था? रुद्राक्ष ने पूछा था या रिद्वान ने पूछा था? किसने पूछा था? मैंने पूछा था. हाँ, दिख रहा है कैसे लिखा हुआ आता है? Yes, sir. ठीक है। और ट्रांसफर टू रिजर्व कैसे लिखा हुआ आता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये रिजर्व सरप्लस दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, इसमें तो लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। एक दूसरा क्वेश्चन भी शायद होगा, वो मैं दिखाता हूँ आपको। उसमें दिखा होगा, आगे क्वेश्चंस ले रखे हमने ऐसे। हाँ, ये रहा जैसे। तो करंट ईयर का ही प्रपोज डिविडेंड माइनस करता है. अरे बेटा उसकी कहानी है, उसके लिए पूरा रीजन है, उसके लिए पूरा रीजन दे रखा होता है। मैं दिखाता हूँ उसके लिए, वो भी मैं बताऊंगा आपको। पूरा लॉजिक के साथ चलते हैं हम उसको। देखो ये रहा, डिविडेंड प्रपोज इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 rupees 15,000 will be subject to approval in AGM, will be the part of contingent liability, hence will not be adjusted in while preparing capital cash flow statement. लिखा हुआ आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है। हेलो, किसने पूछा था डाउट? ये रौनक। यस सर. और रौनक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा प्रपोज डिविडेंड 31 मार्च 14 का भी, 31 मार्च 15 का ही। और हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है? करंट फाइनेंशियल ईयर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना 31 मार्च कब के लिए? 15 के लिए। तो जो 31 मार्च 15 का जो प्रपोज डिविडेंड होगा, कितना? 15,000, उसको तो हमें ट्रीट ही नहीं करना, क्योंकि जब तक वो अप्रूव नहीं होगा तब तक हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का 8,000 है, वो इस साल तक क्या हो गया होगा? एजीएम में अप्रूव हो गया होगा, ये मान के चलते हैं हम। क्योंकि डिविडेंड जो होता है वो एजीएम में जाता है, और उसे अप्रूव कौन करते हैं? शेयर होल्डर। भाई शेयर होल्डर को पैसा दे रहे हो, शेयर होल्डर अप्रूव नहीं करेंगे इसे? बताइए तो जरा। डायरेक्टर्स करेंगे, नहीं करेंगे क्या अप्रूव? सर डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे ना। बेटा डायरेक्टर्स प्रपोजल लेके आते हैं, डायरेक्टर फिर वोटिंग करवाते हैं, फिर जब शेयर होल्डर उसके फेवर में वोट देते हैं और अगर 2/3 वोटिंग उसके फेवर में चली जाती है तभी वो अप्रूव होता है, अदरवाइज अप्रूव नहीं होता। समझ रहे हो? यस सर। कई बार डायरेक्टर बोलते हैं कि नहीं हम आपको 1 रुपए में 10 पैसे का डिविडेंड देंगे। शेयर होल्डर भड़क जाते हैं, कहते 10 पैसे कैसे? करोड़ों रुपए कमा रहे हो, 10 पैसे क्यों देंगे तुम हमें? हमें तो हमें 1 शेयर पे 1 रुपए डिविडेंड चाहिए। वो अप्रूव ही नहीं होता, फिर तब उन्हें फिर दोबारा से प्रपोजल लाना पड़ता है। डेमोक्रेटिक सेटअप से काम चलता है भाई, ठीक है? Yes, इसको करवाएंगे क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन को लेके चलेंगे। पूरा ट्रीटमेंट है भाई, पूरे 2 पेज का ट्रीटमेंट है, डोंट वरी। सब कुछ तीर वीर मार के सब बढ़िया से बता रखा है, ये पूरी शीट डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहां से हटा लेते हैं, अब इधर चलते हैं। excuse अब me. आप मुझे बताइए कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, ये फिगर जो है दिस इज हाईली पोल्यूटेड फिगर, हाँ है ना? कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई आपका प्रॉफिट ऑपरेटिंग होना चाहिए था ना, जिसमें नॉन कैश जिसमें और ऑपरेटिंग और कैश होना चाहिए था। नॉन कैश के आइटम नहीं होने चाहिए थे, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग वाले नहीं होने चाहिए थे, आलतू फालतू चीजें नहीं होनी चाहिए थी। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में वो चीज कहाँ है? वो चीज ये रही, ये है वो चीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये है ना वो चीज। तो क्या करूंगा, यहां से मैं अपना रास्ता चलना शुरू करूंगा, कहां पहुंचूंगा? यहां तक पहुंचूंगा ना। और जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचूंगा तो जो मैंने ऊपर से नीचे आते हुए किया था उसका उल्टा करूंगा। बोलो रुद्राक्ष बाबा, रौनक, उल्टा करूंगा। Yes. ट्रांसफर टू रिजर्व क्या करूंगा? प्लस करूंगा। यस सर. इंटरिम डिविडेंड प्लस करूंगा, प्रपोज डिविडेंड प्लस करूंगा, है ना? रिवर्स जाने के लिए हमें तो ऑपरेटिंग पे जाना है ना। ये जो टैक्स आपने माइनस किया था उसे क्या करूंगा? प्लस करूंगा। और वैसे भी कानून की रिक्वायरमेंट है बिफोर टैक्स जाओ, वो भी करूंगा। क्या करूंगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करूंगा? माइनस करूंगा ना। और क्या करूंगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस करूंगा, और मैं कहां पहुंच जाऊंगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाऊंगा। पहुंच गया ना? बोलो भाई, ये रटने वाली चीज है कुछ क्या? हम पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे क्यों जा रहे हैं? अच्छा, हम कैश फ्लो में सबसे पहली एक्टिविटी कौन से बना रहे हैं रुद्राक्ष बाबा? अरे बता ना कौन सी बना रहे हैं? ऑपरेटिंग। फिर अबे हम सब यहाँ 22-25 लोग मटर छीलने के लिए थोड़ी बैठे हैं, हम सीख रहे हैं ऑपरेटिंग। और मैं बोल रहा हूँ कि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए ऑपरेटिंग, हमें चाहिए प्योर प्रॉफिट जो हमारी मेहनत का है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, क्योंकि हम कैश फ्लो बना रहे हैं तो कौन से आइटम होने चाहिए? जो कैश वाले हो, नॉन कैश को भी हम एडजस्ट करके किनारे फेंकेंगे। समझ पा रहे हो बात को? दिस इज द रीजन। सर बट यहाँ पे ये जो एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे इनकम भी तो आना चाहिए ना, प्लस इनकम। दोबारा बोलो। सर ये जो आपने एक्सपेंसेस माइनस करके लिखा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये वाली सर ऊपर, नेक्स्ट ऊपर वाले ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे सर ऑपरेटिंग इनकम प्लस भी तो होगा। ऑपरेटिंग इनकम तो सेल्स होती है भाई। ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? यस सर, सेल्स। अरे ऑपरेटिंग इनकम तो सेल्स होती है।
वो तो सबसे ऊपर रखी हुई है। ओके सर। अबे उसी के तो बच्चे हैं सारे। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट निकलता कहाँ से? तुम बोले कि मैंने प्रॉफिट कमाया, हमने कहा सेल्स क्या हुई? सेल्स तो कुछ नहीं हुई। तुम बोलो पागल है, कैसा आदमी है? अच्छा हाउ विल यू कैलकुलेट प्रॉफिट? रिजवान, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करके तभी तो निकलता प्रॉफिट हमारा। यस सर। तो सेल्स ऑपरेटिंग तो सबसे ऊपर रखा भाई हमने। ओके गॉट इट जी। चलो अब देखें जरा कि आप हमारे स्ट्रक्चर को समझ पाते हो नहीं समझ पाते हो। देखो दोबारा से देखें स्ट्रक्चर को। किसको बेटा? ये वाली, दिस इज फाइनल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट होता है, फाइनल प्रॉफिट है। आइए देखें जरा, अब अपनी स्क्रीन पर चलिए, ध्यान से देखिएगा, अब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने लिखा क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। पेज नंबर कौन सा भाई? ये 2, पेज नंबर 2 है ना? ये कौन सा पेज है ये? 3, सॉरी पेज नंबर 3 है। हाँ पेज नंबर 3। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और क्या लिखा है? टू बी कैलकुलेटेड एज अ वर्किंग नोट। जरा वर्किंग नोट में आ जाइए। अब आपके सामने वर्किंग नोट दिख रहा है, दिख रहा है पेज नंबर 3 के लास्ट में। कैन यू सी द वर्किंग नोट? यस सर। चलिए क्या क्या लिखा है इसके अंदर देखिए। नेट प्रॉफिट, यही वाला प्रॉफिट उठा लिया, यही वाला प्रॉफिट उठाया ना मैंने, है ना? आई हैव टेकन दिस प्रॉफिट। अच्छा मैंने लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग बैलेंस, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग, ये तब होता है जब हमें 2 साल की इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, तब होता है, अदरवाइज नहीं। थोड़ा आगे चलते हैं। प्रपोज डिविडेंड जोड़ना, रीजन समझ में आया था क्यों जोड़ रहे हैं प्रपोज डिविडेंड? यूवी का पता चल रहा है क्यों जोड़ा प्रपोज डिविडेंड? फिर इंटरिम डिविडेंड क्यों जोड़ा, ये भी पता चल रहा है आपको? हाँ भाई, हाँ अच्छा। इसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व क्यों जोड़ा, पता चल रहा है? नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना? अच्छा जी ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमें एक काम और करना होता है एक्स्ट्रा। अच्छा उसके बाद हमने प्रोविजन फॉर टैक्स को जोड़ा, देखो टैक्स को भी जोड़ा, टैक्स की पेमेंट या प्रोविजन फॉर टैक्स उसको जोड़ दिया हमने। फिर आपके सामने दिख रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जरा ध्यान से समझना, सुनो, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होंगे ना, वो यहाँ कहीं माइनस हुए होंगे, इस जगह पे कहीं पर, इस जगह पे कहीं पर माइनस करेंगे। भाई मान लो आपने पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया होगा, तो क्या किया होगा उसको? ऑपरेटिंग तो नहीं बोला होगा उसको, आपके हिसाब से तो क्या हो गया वो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो तब नहीं बोलते ना भाई, हम ये एनालिसिस कर रहे हैं, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ी बोलते हैं। मान लो आपने एक फाइनेंशियल ईयर में बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का डोनेशन दे दिया, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही तो दिखाओगे, ट्रेडिंग में थोड़ी दिखाओगे। तो वो प्रॉफिट से माइनस हो गया होगा। और हमें क्या चाहिए होता है? बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए होता है। तो मैं उसके ऊपर क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ, दिख रहा है क्या कर रहे हैं? उसे हम लोग ऐड बैक कर रहे हैं। यू गॉट इट? अच्छा इसी तरह से अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला होगा तो आपके प्रॉफिट में जुड़ा हुआ होगा ना? बोलिए, एनीबडी फ्रॉम ऑनलाइन वेरीफाई दिस। अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला होगा बिल्डिंग वाला, या मान लो इंश्योरेंस क्लेम मिला होगा गुड्स का, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में गया होगा या ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में गया होगा? बताओ तो जरा, कहाँ गया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। और हमें चाहिए बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो मैं क्या करूंगा? तब मैं क्या करूंगा? उससे माइनस करूंगा। लिख रहा है आपको यहाँ लिखा हुआ? हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कब ऐड करते हैं? व्हेन इट इज डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को माइनस कब करते हैं? व्हेन इट वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस और नॉट? प्लीज इस बात को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना जरा। क्योंकि हम अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे, देखो इधर देखिए, स्क्रीन पे चलिएगा, ये नहीं, ज्यादा पीछे नहीं जाना। वर्किंग नोट के ऊपर वाली लाइन पढ़िए, सिर्फ ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली जो मैंने डार्क करी है, दिख रहा है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लेस इनकम टैक्स पेड। अब एक बात बताइए मुझे, अभी मैंने जो ऊपर डिस्कशन किया था, मैंने बताया था ना इनकम टैक्स इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सब मानते हैं, और इनकम टैक्स कैश में भी जाता है। ये थोड़ी बोलते हैं भारत सरकार तुम्हारा पैसा हम 4 साल बाद देंगे, ऐसा नहीं होता। तो भाई जब ये ऑपरेटिंग भी है और कैश भी है, तो इसे एडजस्ट क्यों कर रहे हैं? तो क्लास के शुरू में रुद्राक्ष ने बोला था कि हमें बिफोर टैक्स चाहिए होता है, ठीक है भाई, हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए होता है, हमें ऐसे नहीं टैक्स मिला के प्रॉफिट नहीं। इसका रीजन क्या होता है, क्यों चाहिए होता है बिफोर टैक्स? सपोज आप इंडिया में एक कंपनी चलाते हो, आपको मालूम है कॉर्पोरेट टैक्स कितना इंडिया में? 30%। जितना आप कमाई करोगे उसका प्रॉफिट का 30% आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है जी, 30% टैक्स। दुबई में क्या है? ऐश है, चिल है, कोई टैक्स ही नहीं है, नहीं है, टैक्स फ्री रेजिम है वो तो मान लो आपकी एक कंपनी इंडिया में है, 30% टैक्स दे रही है, एक कंपनी दुबई में 0 टैक्स दे रही है, या आपका कॉम्पिटिटर दुबई बेस्ड है और आप इंडिया बेस्ड है, सामान बना रहे हो, तो आपका तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो बहुत कम हो जाएगा,
उसका टैक्स ही नहीं, वो लिखेगा नील। याद है कॉमन सेंस कंपैरेटिव में जब नील होता था टैक्स, तो वो तो ज्यादा कम, उसकी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा अच्छी दिखेगी, इंप्रेसिव दिखेगी। तो ऐसा करने के लिए हम कैश फ्लो में क्या करते हैं, पहले बिफोर टैक्स बना देते हैं, और देखो नीचे आके दिख रहा है ना, जब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाता है तब यहाँ आके टैक्स माइनस कर देते हैं। तो मैंने ऊपर टैक्स प्लस किया था, नीचे माइनस कर दिया, टैक्स का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया। समझ पाए बात को? ऊपर मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या किए थे, प्लस किए थे, तो नीचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हो गया, माइनस कर दिया। और अगर मैंने ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइनस किया था, नीचे क्या कर दिया, उसको प्लस कर दिया, उसके इफेक्ट भी नलीफाई कर दिया। समझ पा रही है इस बात को? ये हो रहा है और कुछ नहीं है। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ खत्म हो जाता है, जी पार्ट में, जी फॉर गॉड में। कोई बच्चा बोल रहा है, कुछ बताइए। सर ये क्यों किया हमने, मतलब हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम फिर पहले निकाल ही क्यों रहे हैं जब हम उसे माइनस भैया कर। निकाल रहे होते हैं, एक बात बता मुझे, आपको प्रॉफिट चाहिए ऑपरेटिंग वाला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो क्या हो रहा है, वंस इन अ ब्लू मून हो रहा है। बीजेपी को चंदा हम 5 साल में एक बार दे रहे हैं, आपके एम्प्लॉय की मुंडी 5 साल में एक बार कटी है, आपके जादुई गोले पे जलजला एक बार आया, भूकंप रोज थोड़ी आता है। तो भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो एक ही फाइनेंशियल में कभी कभी दिखेंगी ना। तो अगर तुम उन्हें भी अपने प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट उस साल का तो बहुत ज्यादा डिक्रीज या इंक्रीज आएगा, बोलो। यस इसीलिए उसे एडजस्ट करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो अब आप देखिए जो सर एक बार टैक्स वाला पार्ट दोबारा समझा दो। अच्छा एक बात समझो ना, सुनो, आपने क्या कर दिया, क्योंकि आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, देखो लिखा ना कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यस तो सर। बेटा आपने क्या किया, आपने जो टैक्स की पेमेंट करी थी उसे यहाँ ऐड कर दिया। यस सर। और जब आप फाइनली जब आप कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है तब उसे जाके माइनस कर देते हो, तो हाँ प्रॉफिट जी। आफ्टर टैक्स भी आ गया आपके पास। अब यस सर। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया। यस सर। अब क्यों हमने ऐसा किया, कानून की रिक्वायरमेंट है कि बिफोर टैक्स चाहिए, तो हमने बिफोर टैक्स निकाला। लेकिन टैक्स की पेमेंट ऑपरेटिंग भी होती है और कैश भी होती है, तो कैश फ्लो में तो उसका इंपैक्ट दिखना चाहिए ना। यस सर। लेकिन वो इंपैक्ट ऊपर ना दिखाने के बजाय मैं नीचे दिखाऊंगा, ताकि हर बंदा नीचे देखेगा, अच्छा इन्होंने टैक्स इतना पे किया था, ओके, इनका बिफोर टैक्स कितना है, अच्छा ये रहा, आफ्टर टैक्स कितना है, ये रहा, सो दैट यू कैन कंपेयर। इसी तरह से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को भी क्या करते हैं, पहले प्लस करके फिर नीचे माइनस करते हैं, या ऊपर पहले प्लस करके फिर नीचे क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं, ताकि उसका भी इफेक्ट लास्ट में दिखे। और फाइनली आपके पास फिगर जो आती है उसे बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या यूज्ड। अच्छा इतना तो आपने देख लिया, अब चलिए जरा ऊपर ऊपर की तरफ दिखें। वर्किंग नोट में कैसे कैलकुलेट करना है ये बताया मैंने आपको अभी, बोलिए वर्किंग नोट में कैसे कैलकुलेट करना बताया। चलो ऐड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट दिख रहे हैं, देखो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट को ऐड कर रहे हो, दिख रहा है आपके सामने, ये का दिख रहा है, वो देखो वहां पर बी पार्ट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट, कैन यू सी दैट। अच्छा जी, इसमें डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। अब आप बोलेंगे सर डेप्रिसिएशन जो है वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, उसे क्यों जोड़ दिया आपने, तो भैया नॉन कैश होता है ना वो। हमारा बिल्कुल कैश फ्लो स्टेटमेंट में कह रहे, ये भाई साहब कहते हैं अर्जुन जोशी ये क्या बात हुई, अबे जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो वो आइटम जो नॉन कैश उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। आप देखो एक बहुत मोटा सा प्रिंसिपल है कि आपका प्रॉफिट रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन किसकी वजह से, कैश आइटम की वजह से। पहले तो वो ऑपरेटिंग आइटम हो, दूसरा वो कैश, तब हम प्रॉफिट का डिडक्शन मानेंगे, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन इज व्हाट, ऑपरेटिंग था आपने माइनस किया, लेकिन ये दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं करता आपकी, कौन सी वाली, कैश वाली, एड बैक। इसी तरह से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ, देख रहे हैं ये सब, ये आपके प्रॉफिट से माइनस हुए, इसको आपने क्या कर दिया, एड बैक। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट अमोर्टाइज कर दिया, ये थोड़ी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, इसी भी आपने ऐड बैक किया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, इसको भी ऐड बैक करा। प्रीमियम पेबल ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इसमें ना आपकी किताब ने कुछ अलग से ट्रीटमेंट बता रखा, बड़ा कंफ्यूजिंग ट्रीटमेंट दे रखा है, इसको ना पेज नंबर 4 पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा, ये अभी नहीं करूंगा, जब मैं आपको फाइनेंसिंग करवाऊंगा तब बताऊंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ एक्सप्लेन कर रखा है, ताकि आपकी भटके ना इसका इधर उधर। ये दिख रहा है आपको पेज नंबर 4 पे नोट दिख रहा है, पेज नंबर 4 पे नोट दिख रहा है रेड से, यस सर, दिख रहा है, इसको ढंग से, इसको पढ़ाऊंगा मैं आपको ढंग से, ये वाला पार्ट है, ये उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि कब हम उसे प्रॉफिट में जोड़ते हैं कब नहीं। क्योंकि अगर आप बुक्स में जाएंगे ना, अगर आप अपनी पीएस ग्रे वाले किसी और किताब को देखेंगे तो आपको वहां पर ना ये लिखा हुआ नहीं आएगा, कौन सा वाला पार्ट जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये कहाँ चला गया ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट जिसके आगे मैंने नोट लिखा, ये वाला। देयर आर सर्टेन कंडीशन
जब हम वो पूरी होते हैं तब जाके हम प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन को यहाँ लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। फिर हमने क्या कर दिया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। देखो आपके सामने दिख रहा है माइनस करने वाला रीजन। और क्या क्या होती है ये, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, सब इन्वेस्टिंग ही तो है, इन्हें तो हमने लेना नहीं, तो माइनस कर दिया। ये सब करने के बाद रिजवान बोलिए क्या बोलना है। सर जैसे आपने कहा कि ये नॉन कैश आप ऐड करते हो, सर नॉन कैश ऐड करने का मतलब यहाँ पे ऐड क्यों करते हैं इसको? रिजवान जी हम ये क्या कर रहे हैं, हमारी यात्रा किस तरफ है, हम किधर जा रहे हैं, सर ऑपरेटिंग की तरफ। ऑपरेटिंग की तरफ जा रहे हैं ना, यस सर। बोलो हाँ है ना। और हमारे पास है क्या, मोस्ट पोल्यूटेड फिगर। यस सर। तो जब हम वापस चलेंगे ऊपर वाले रास्ते में जाएंगे तो क्या करेंगे, जो नॉन ऑपरेटिंग थे एक्सपेंसेस, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी, जो नॉन कैश आइटम थे, उन्हें एडजस्ट कर रहा हूँ, इसलिए तो कर रहा हूँ मैं, और क्या बताया मैंने आपको। यस सर। अब हम कहाँ खड़े हैं, हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम में खड़े हैं ना, यस सर। तो क्या हो रही है, माइनस। हाँ, किसी और का कोई रीजन बताइए, और कोई क्वेश्चन किसी का बोलिए। डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी माइनस हुआ होगा ना। कहाँ, हाँ तो जब डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हुआ तभी तो एड बैक कर रहा हूँ यार उससे मैं। हाँ सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी तो माइनस ही हुआ होगा। नहीं नहीं, हमने यहां से माइनस करा होगा ना डेप्रिसिएशन, बोल तो। यस सर। हाँ और हम यहाँ पहुंचेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि मेरा प्रॉफिट जो है वो आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस होना चाहिए। कौन से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पहली बात। यस अब डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, बिल्कुल ठीक है, उसको एडजस्ट नहीं करते। लेकिन हम एक दूसरा टेस्ट पे लगाते हैं, क्या डेप्रिसिएशन कैश था, हाँ नॉन। नहीं था, तो मुझे एड बैक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सिर्फ वो आइटम डिडक्ट चाहिए जो ऑपरेटिंग हो और जो कैश में पे गए हो। अच्छा ठीक है, समझ। डेप्रिसिएशन एक कंडीशन पूरी करता है, ऑपरेटिंग है तो एक्सेप्टेबल था, माइनस होना चाहिए था, लेकिन ये तो नॉन कैश निकला भाई, क्या करूंगा इसको मैं, अब एड बैक करूंगा। गॉट द रीजन और नॉट? ठीक है जी, चलिए देखते हैं आगे। सो डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सब हमने देख लिया और ये भी पार्ट आ गया आपका। अब आ गए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पर। हम यहाँ खड़े हो गए, इस जगह पे हम यहाँ खड़े हो गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वी आर हियर। देखिए ये फॉर्मूला आपको रटने वाला चीज बन गया आपको। अगर मैं बोलूँ ना कि किताब बंद करो और जरा फॉर्मूला रिकॉल करो तो आप बहुत आराम से बोल सकते हो। क्या, देखो सर जी, हमने नेट प्रॉफिट उठाया ये वाला, इसमें क्या क्या किया, इसमें एप्रोप्रिएशन 2, प्रपोज डिविडेंड जोड़ा, इंटरिम डिविडेंड जोड़ा, तीसरा ट्रांसफर टू रिजर्व जोड़ा, चौथा प्रोविजन फॉर टैक्स को एड बैक किया, पांचवा प्लस माइनस क्या किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, करेक्ट। उसके बाद अगला काम हमने क्या किया, उसके बाद अगला काम क्या हमने किया, नॉन ऑपरेटिंग क्या कर दिए, माइनस कर दिया, और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर दिया, वो ऊपर वाला प्लस किया, नीचे वाला क्या किया, माइनस किया। और हम कहां पहुंच गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। चलो जरा वर्किंग कैपिटल वाली क्या परेशानी है तो उसको समझते हैं। रेशो एनालिसिस में आपने पढ़ा था कि वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है भाई, बताइए जरा। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के बराबर होता है, अरे बोलो। यस सर। अब मुझे बताइए ये वर्किंग कैपिटल क्या शो करता है, इट शोज माय स्पेंडिंग कैपेसिटी। मेरी करंट एसेट्स 5 लाख की, मेरी करंट लायबिलिटी 2 लाख की, तो मेरे हाथ में 3 लाख रुपया है, मतलब मैं अपने डे टू डे के खर्चे में कितना खर्च कर सकता हूँ, 3 लाख रुपया। दिस शोज माय स्पेंडिंग कैपेसिटी, एग्रीड, हाँ या ना बताइए। यस। चलो जरा एक चीज सोचें, ये 31 मार्च 2020 है, 31 मार्च 2021 है, और ये लिखा है मैंने क्या, डेटस, 5 लाख का डेटस है, और ये कितने का है, 7 लाख का डेटस है, बताइए। और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं इस पर्टिकुलर ईयर का, एज कंपेयर टू दिस ईयर मेरे डेटर इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, बताओ तो जरा। सर इंक्रीज 2 लाख से। डिक्रीज हो रहे हैं, अबे 20 से 21 में 2 लाख डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज सर, इंक्रीज इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। अच्छा, और मान लिया जाए कि मेरा ये है, मान लो 20 लाख का मेरा करंट असेट्स है और करंट लायबिलिटी मान लो मेरी 10 लाख की है, तो बताइए मेरी स्पेंडिंग कैपेसिटी कितनी की है, 10 लाख की सर। 10 लाख की, एग्री, 10 लाख की स्पेंडिंग कैपेसिटी। अब मैं अगर मैं डेटर का इफेक्ट यहाँ डालता हूँ, सपोज अगर मैं डेटर का इफेक्ट डाल, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या होगा, इसके जाने से मेरा क्या हो जाएगा, बताइए जरा क्या हो रहा है मेरा,
एक्सपेंसेस। सॉरी नहीं, इस तरफ नहीं, नॉट दिस साइड, इस तरफ क्या हो रहा है मेरा 2 लाख रुपए मेरा यहाँ इंक्रीज हो रहा है, इससे मेरी करंट कितनी हो गई 22 लाख, और ये कितना रह गया 10 लाख। दिस इज वन रीजन। अब बताइए मेरा वर्किंग कैपिटल कितना बढ़ गया 2 लाख 2 लाख से। सब समझ पा रहे हैं? वर्किंग कैपिटल इंक्रीज बाय हाउ मच 2 लाख रुपीस, मतलब मेरी स्पेंडिंग कैपेसिटी 2 लाख से बढ़ गई। ये तो मजाक हो रहा है यार। पर अगर मेरा सामान सर हाँ हाँ सर जैसे अगर डेटर बढ़ रहे हैं तो उतना ही स्टॉक या कुछ कम भी तो हो रहा होगा मैंने ना, कौन तो सी फिर फिगर ली है आपके सामने, मैंने क्या फिगर ली है? डेटर बिल्कुल एक फिगर ली है और वही बैलेंस शीट का एक आइटम उठाया है। स्टॉक का इफेक्ट अलग से दिखेगा, क्रेडिटर का अलग से दिखेगा, मैं उस तरह से लेके चल रहा हूँ, मैं न्यूट्रल आइटम लेके चल रहा हूँ। हालांकि इसको भी लेके चल रहा हूँ और एक दूसरे तरह से भी समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है? यस दूसरे से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी देखें, इसको मैं हाइपोथेटिकली समझा रहा हूँ। देखना आयुषी कि मेरी स्पेंडिंग कैपेसिटी 2 लाख से बढ़ रही है, यस सर लेकिन मेरा तो डेटर बढ़ने से तो मेरा तो कैश ऑब्स्ट्रैक्ट हुआ ना, मेरा स्पेंडिंग कैपेसिटी कहाँ से बढ़ी? यस सर स्पेंडिंग कैपेसिटी तो तब बढ़ती है जब मेरा कैश में सामान जाता, हाँ ना? जी सर मेरा तो कैश फ्लो ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब कैसे ठीक करूंगा उसको मैं? मेरा जो वर्किंग कैपिटल बढ़ा हुआ दिख रहा है उसे ठीक करने के लिए क्या करूंगा मैं? करंट एसेट्स माइनस और करंट माइनस अरे वो तुम रूल मत सिखाओ मुझे, तुम इसकी बात करो मुझे। करंट एसेट्स के बढ़ने से अगर आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ गया तो मैं इसे कैसे ठीक करूंगा? सर उतनी लायबिलिटीज बढ़ा दो। अरे लायबिलिटी यार, तुम एक बात बता मुझे, तुम्हें दुख हो रहा है और तुम्हारे दुख कम करने के लिए मैं तुम्हें क्या कर दूं बताओ? और दुख दे दूं या तुम्हें कम दुख दूं? सर कम दुख दो। तो भाई मैं क्या करूंगा, अगर डेटर की वजह से मेरी कोई चीज ऊपर नीचे जा रही है तो उसी को तो ठीक, उसी को तो कम या उसी को तो ज्यादा करूंगा ना मैं, लायबिलिटी को क्यों डेटर्स को छेड़ूंगा कम मैं? करोगे मतलब। तो क्या करूंगा मैं, डेटर को क्या कर दूंगा मैं, रिड्यूस करूंगा, ठीक है, ताकि मेरा इफेक्ट न्यूट्रल हो जाए। चलो ये तो हमने इस तरीके से सोचा, दूसरे तरीके से सोचिए। अगर मेरे डेटर्स बढ़ते हैं, सोचिए जरा, अगर मेरे डेटर बढ़ते हैं तो क्या होता है? डेटर के बढ़ने से क्या क्या मेरा पैसे का फ्लो बढ़ रहा है डेटर के बढ़ने से? यस मेरी एक्सपेक्टेड इनकम बढ़ रही है ना? इनकम आपका ऑपरेटिंग इनकम बढ़ेगा। हाँ ऑपरेटिंग तो इनकम बढ़ रही है ना मेरी, ऑपरेटिंग इनकम बढ़ेगी ना मेरी, तो इनकम सर बढ़ेगी ना ऑपरेटिंग, एग्री करते हैं? सर तो आपके एक्सपेंसेस भी तो बढ़ेंगे सर। अरे यार तुम एक्सपेंस की बात क्यों कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि मेरे डेटर बढ़ गए हैं, ठीक है? यस हाँ एक्सपेंस तो बढ़ेगा ना, लेट खरीदना पड़ेगा वसूली करने के लिए, वो तो बढ़ेगा। उसकी बात नहीं कर रहे। सोचो आपके डेटर बढ़ रहे हैं, किसी भी रीजन से बढ़े हों, वैसे एक ही रीजन होता है, सामान उधार बिक गया, डेटर बढ़ गए, ठीक है जी। अब डेटर के बढ़ने से मतलब क्या होता है कि आपकी जो पेइंग कैपेसिटी है या आपकी मतलब आपकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई ना, यस ठीक है, बढ़ गई। मतलब आपका इनफ्लो बढ़ना चाहिए था बेसिकली, देखा जाए तो मैं बोलूँ तो एक्रूवल बेस से हमारा तो इनफ्लो तो बढ़ गया ना, मेरी बेसिकली वो बढ़ गया, इतने पैसे मुझे फ्यूचर में वसूल करने हैं। लेकिन भाई हम एक्रूवल बेस पे हम तो कैश फ्लो बढ़ा रहे हैं। अब बताइए मुझे, डेटर के बढ़ने से मेरा पैसा थोड़ी बढ़ा, क्या मेरा स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ी? एक्चुअली बढ़ी नहीं बढ़ी ना। हाँ फ्यूचर में मेरा स्पेंडिंग करने का, मेरे जब डेटर रिकवर होंगे तब मैं पेमेंट कर पाऊंगा, वो तो एक्रूवल बेसिस हो गया ना। हम तो कौन सा बेस फॉलो कर रहे हैं? कैश बेसिस। कैश में क्या करना पड़ेगा मुझे? अपनी एक्चुअल सिचुएशन दिखानी पड़ेगी ना। डेटर के बढ़ने से मेरा जो एक्सपेक्टेड फ्लो बढ़ रहा है वो ठीक नहीं है, मुझे तो मेरा एक्चुअल फ्लो चाहिए। तो डेटर के बढ़ने को मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। क्या करूंगा मैं? उसको माइनस करूंगा। गॉट इट? समझ रहे बात को? अच्छा दूसरी चीज, क्रेडिटर बढ़ने से क्या होगा? मेरा आउटफ्लो जो होता है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा क्रेडिटर बढ़ने से। लेकिन कब कम होगा? जब पे करूंगा तब होगा ना कम, आज थोड़ी कम होगा। मैं तो क्या कर रहा हूँ, एज पर एक्रूवल आज ही कम दिखा रहा हूँ उसको, तो मैं क्या कर दूंगा? उसको एड बैक करूंगा। समझ रहे हो? तो तब बनता है रूल आपका कि अगर इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज करंट असेट्स, तो क्या कर दीजिए? उसको लेस करिए,
और अगर डिक्रीज हो जाए करंट एसेट्स तो उसका उल्टा कर दीजिए, क्या ऐड कर दीजिए। और इसी तरह से अगर इंक्रीज इन करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी हो जाए तो उसे क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। और अगर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो जाए तो क्या कर दीजिए, उसको लेस कर दीजिए। ऐसे करके इस तरह से दिखाते हैं। और यही है आपका वर्किंग कैपिटल के ऊपर जो करंट एसेट्स का जो इफेक्ट होता है इंक्रीज डिक्रीज का, उसको ठीक करने का तरीका। क्योंकि जितनी भी करंट एसेट्स होती है ना मेरी, सब मेरे कोर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी का ही रिजल्ट होती है, नहीं होती? बताइए क्रेडिटर कैसे बनते हैं भाई? आपकी बिल्डिंग खरीद के थोड़ी क्रेडिटर बनते हैं, गुड्स खरीदोगे उधार पे तो ही तो क्रेडिटर बनते हैं। बीपी कब अराइज होते हैं? जब आप गुड्स क्या उधार खरीदते हो, उसके बदले में बीपी। डेटर कब बढ़ते हैं? स्टॉक। आपके जितने भी करंट एसेट्स वाले आइटम है, ये सब आपकी डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। इनकी वजह से भी तो मेरा प्रोजेक्टेड कैश फ्लो ऊपर नीचे ज्यादा होता है, तो उसके असर को भी तो मुझे न्यूट्रलाइज करना होता है। समझ पाए रुद्राक्ष या आयुषी, क्यों हम वर्किंग कैपिटल वाले चेंजेस को यहाँ एडजस्ट कर रहे होते हैं? Yes. क्योंकि वर्किंग कैपिटल मेरी डे टू डे एक्टिविटीज का रिफ्लेक्शन होती है। अगर उसमें मेरे फॉल्स अप्स हो गए या फॉल्स डाउन हो गए तो मेरा तो जो प्रोजेक्टेड फ्लो है वो दिख रहा है ना एक्रूवल के बेसिस पर। देखो अकाउंटिंग जो होती है वो एक्रूवल बेसिस पर चलती है। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपकी, क्या इसमें सारी की सारी पेमेंट वाकई हो चुकी होंगी? देखो हमारी एंट्री होती है रेंट इज ड्यू बट नॉट येट पेड 50,000 रुपए का। अब रेंट इज माई ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हाँ या ना बताइए? तो कायदे से तो मेरा वो यहाँ माइनस हो गया होगा। लेकिन अगर मेरी एंट्री है रेंट इज ड्यू बट नॉट येट पेड, एंट्री बनेगी रेंट अकाउंटेबल टू आउटस्टैंडिंग रेंट, मेरा पैसा तो गया ही नहीं। क्या करना पड़ेगा मुझे? आउटस्टैंडिंग रेंट इज व्हाट टू मी? लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी से क्या हुआ, मेरा तो कैश का फ्लो जो है वो हिल गया ना, उससे उसको ठीक करता हूं मैं यहाँ पर। उसको क्या करता हूं मैं? ठीक करता हूं, रेक्टिफाई करता हूं। गॉट इट? तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, करंट एसेट्स का और करंट लायबिलिटी का, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे चलेगा, ये देखिए दिख रहा है यहाँ पर। Yes, sir. डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड, एक्रूड कमीशन, इसी तरह से क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आपकी किताब में ना अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको ना ऊपर की तरफ भी दिखा रखा है, लेकिन मैं इसे यहीं रखूंगा एंड आई विल एक्सप्लेन द रीजन। जब हम इस चैप्टर के आखिर में जाएंगे ना तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के केसेस भी दिखाऊंगा मैं आपको। नीचे की तरफ आपको दिखेगा, पेज नंबर 9 या 8 या 9 पे दिखेगा वो। थोड़ा आगे चलते हैं नीचे। Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। ये जो आइटम्स हैं इसकी, ये एज इट इज लिखना है या फिर सर इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं? नहीं कुछ नहीं लिखना। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा ना। अभी तो मैं आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चीज बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो इस तरीके से नहीं होने वाला। उसका तो सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है, बिल्कुल मतलब अंडा छाप तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक्सपोजर दे रहा हूँ कि क्या क्या आइटम दिख सकते हैं आपको, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? Okay, yes, sir. इसी तरह से इंक्रीज इन, ये से बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज वाला पार्ट। और ये सब करने के बाद एक बार ध्यान से देखना जरा, हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटर कॉलम पे रखा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट का टोटल करके फिर आउटर कॉलम पे लेके आए, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग का टोटल लेके आउटर कॉलम पे लेके आए। बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में वो जो इंक्रीज डिक्रीज थी उसको जोड़ के फाइनल क्या निकाला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाला। फिर इंक्रीज डिक्रीज को प्लस किया, देख रहे हैं नीचे की तरफ, देख रहे हैं नीचे ये वाला। थोड़ा और आगे चलते हैं, देखिए डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या किया, प्लस किया। और फिर क्या, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या किया आपने, माइनस किया। और वो करने के बाद क्या आया आपके पास, उसको करने के बाद आपके पास पहली प्रैक्टिकल फिगर निकल कर आई, जिसका नाम हमने क्या बोला, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये फिगर निकल कर आई है, कौन सी वाली, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। दिस फिगर देखो, ये वाली फिगर, ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये फिगर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर आपने क्या किया, टैक्स का इफेक्ट न्यूट्रलाइज किया, इनकम टैक्स पेड माइनस किया। नेट ऑफ रिफंड क्या होता है ये भी बताऊंगा बाद में आपको। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बट आफ्टर टैक्स। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर आपने ऊपर प्लस किया था तो नीचे माइनस करोगे, और अगर ऊपर माइनस किया था तो नीचे प्लस करोगे। और आपके पास फाइनली आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया, एंड कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आपका आंसर क्या आया, नेगेटिव आया। ऐसा करके ये चीजें आपके सामने आई, ये आपका स्ट्रक्चर था। और ये स्ट्रक्चर जो था जिसे बोला जाता है कि आप याद कर लें, आई होप आपको याद करने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, इसको पढ़ रही है जरूरत, बोलिए। अगर मैं रिकॉल करवाऊं आपको कि हमने क्या सीखा, हमने सीखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे कैसे बनता है,
हमने सबसे पहले निकालना वर्किंग नोट में एक छोटा सा कंपोनेंट जिसका नाम है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसके लिए मैंने जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फाइनल प्रॉफिट की फिगर है उसे उठा लिया और उसके अंदर क्या जोड़े, दो अप्रोप्रिएशन जोड़े, प्रपोज और इंटरिम और ट्रांसफर टू रिजर्व, हो गया। फिर मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स को जोड़ा उसके अंदर और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को प्लस माइनस किया और रिफंड ऑफ टैक्स को भी माइनस किया। कहां पहुंच गया मैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके अंदर फिर मैंने क्या प्लस किया, मैंने प्लस किया नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग क्या, पेमेंट को यार, पेमेंट को, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को या पेमेंट को, और माइनस क्या किया नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स को। और कहां पहुंच गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पर पहुंच गया। फिर मैंने क्या सीखा, इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स, सॉरी डिक्रीज इन करंट असेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को प्लस किया और माइनस किसे किया, इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस किया। और कहां पहुंच गया मैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस पे। उसके बाद मैंने माइनस क्या किया, टैक्स को रिफंड के एडजस्ट करने के बाद तो आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें क्या प्लस माइनस कर दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो कहां पहुंच गया, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटीज से, ऑपरेटिंग। तो जितनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी इस चैप्टर को पढ़ाने में, उसका 60% मेहनत होगी सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो बस मजाक है, अंडा फोड़ा तवे पे डाल दिया, बस इतना करना है, या अंडा उबालना, इतना काम है उसका, और कुछ नहीं। मैं चाहता तो आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाता और आपको रट्टा वाले तोते तरीके से करना शुरू कर देता। ध्यान रखना, ये जो आप सीख रहे हैं आज ना, जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कभी भी ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, आपको कभी भी उसे पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि आपने एक अंडरस्टैंडिंग वाले अप्रोच से सीखा है उसको, है ना। तो इसके फॉर्मूले को, अब इसके स्ट्रक्चर को याद करने की जरूरत, देखो कितना बड़ा स्ट्रक्चर आपके सामने था, अगर आप देखें अपने पेज को खोल के देखते हैं, इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है ये, क्या इसे याद करने की जरूरत है, अब बताइए मुझे, पीहू या कुछ भी, आयुषी, ये सब याद करने की जरूरत है सारा? No, sir. बिल्कुल, देयर इज नो नीड, यू नो द लॉजिक। और मैं बताऊं 99.9% लोगों को ये लॉजिक नहीं पता होता कि क्यों आ रहा है, क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रपोज डिविडेंड जोड़े जा रहे हैं, इंटरिम जोड़े जा रहे हैं, ट्रांसफर। अरे भाई हम जर्नी चल रही है, कौन सी, पॉल्यूटेड प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ चल रहे हैं हम लोग, जिसमें हमें क्या करना है उस जर्नी में, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग जो है उनको एडजस्ट करना है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स को एडजस्ट करना है, कोई ऑपरेटिंग आइटम अगर वो नॉन कैश है उसे भी एडजस्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लो हमने बोला रेंट पेड इन कैश, अब रेंट पेड इन कैश को तो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं एडजस्ट जरूरत है बताइए, क्योंकि तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और कैश में भी पे कर दिया। अब हम बोलेंगे रेंट पेड ऑन, रेंट इज ड्यू बट नॉट पेड, तो फिर क्या हुआ बताइए आपका, अब क्या बन गया, अब आपको करंट लायबिलिटी बन गया, तो कहां एडजस्ट होगा वो, अब इधर होगा ना एडजस्ट, इस जगह एडजस्ट तो वो भी होगा, नहीं होगा क्या, वो भी तो यहाँ एडजस्ट होगा, ठीक है भाई। आइटम अगर बैलेंस शीट के अंदर है तो अपना एक चीज तो, एक सर्कल तो पूरा कर चुका है ना वो, लेकिन कोई आइटम अगर आपको एडजस्टमेंट में दिखता है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको दिख रहा है क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 50,000 पेड हो गया साल भर में, तो क्या करेंगे आप बताइए, अब उसे एक जगह से थोड़ी एडजस्ट करेंगे, अब उसे दो जगह दिखाएंगे, कैसे, एक तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जोड़ देंगे उसे और फाइनेंसिंग से माइनस कर देंगे, अब हो गया ना दो जगह पे वो इफेक्ट। आपको मिल गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, तो आप क्या करेंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स में जाके उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, ऑपरेटिंग से तो हटा दिया, और ये थोड़ी घर से निकाल देना उसे, इन्वेस्टिंग में जाके जोड़ देंगे उसे, समझ रहे हो। तो जो आइटम, कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि सर आप तो निकाल के दूर करते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैंने किसी आइटम को यहाँ ऑपरेटिंग से निकाला क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता था यहाँ पर रहना, ठीक है, जैसे हमने बोल दिया इंटरेस्ट इनकम है, देख रहे हो यहाँ से माइनस कर दिया इंटरेस्ट इनकम, आपको स्क्रीन पे देखेंगे, तो इसी को लेके अगर मैं इन्वेस्टिंग में जाता हूँ, देखो इन्वेस्टिंग नीचे दिख रही है आपको, इन्वेस्टिंग अगले पेज पे दिखेगी, इन्वेस्टिंग दिख रहा है, तो इन्वेस्टिंग में देख रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट, यहाँ हमने उसे ऐड कर दिया, भाई ऑपरेटिंग से उठेगा वो, लेकिन कहाँ जाएगा, जहां उसकी जगह होगी। भाई मान लो फाइनेंस कॉस्ट है, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग से वो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग में फाइनेंस कॉस्ट आपने पेमेंट कर रखी है, तो क्या कर, फाइनेंस कॉस्ट इज एन एक्सपेंस, आपने ऑपरेटिंग में से ऐड बैक कर दिया, फाइनेंस में जाके माइनस कर दोगे उसको। हम इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं हर जगह जाके, लेकिन उसकी सही जगह पे, ये जगह नहीं है ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं, उसको फाइनेंसिंग में जाके माइनस करना, तो फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे उसको। तो जब हम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग को भी लेके चलेंगे तब हमारे सामने और क्लैरिटी आएगी।
तो आज सिर्फ आपको यही 2-3 पेजेस देखने, कुछ होमवर्क जैसी चीज नहीं है। अगली क्लास में मैं इसके और एक अगली क्लास से आपका प्रैक्टिकल जो है 40% 50% खत्म हो जाता है। ठीक है, इतना ही था बस आज के लिए। सिर्फ इसको देखिए ढंग से, ये जो आपके सामने फॉर्मेट है इसको लर्न नहीं करना, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, तो आपका हाथ बहुत आराम से चलेगा अगली क्लास तक। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना मैं बोल रहा हूँ। तो किसी का कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए मुझे। आई होप स्पंदन यू आर फाइन नाउ, एवरीथिंग इज फाइन। यस सर। हाँ, पिछली क्लास जो छूटी थी बेटा देख लिया होगा शायद आपने उसको। जी सर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और किसी का कुछ और डाउट तो बोलिए मुझे। हेलो, नो सर। चलिए ठीक है।